हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एवरी संडे मैं एक कंपनी के विषय में डिटेल वीडियो बनाता हूँ। पहले शुरू में बनाया था पीएनबी का, उसके बाद एक सब्सक्राइबर का जो रिक्वेस्ट आया था पीएनबी के लिए, और दूसरा सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के लिए। उसके लिए भी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। आज ये थर्ड संडे है, तो थर्ड संडे आज कोई सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट तो नहीं आया है कोई कंपनी के लिए, इसमें मैं अपना ही वीडियो डालता हूँ। तो आज ऐसा कंपनी मैं लेके आया हूँ दोस्तों, जिसका ऑल टाइम रेंज आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि लो था 24 पैसे का 0.24, और हाई इसने बनाया, ऑल टाइम हाई इसका है 17 रुपये का। तो देखिए ग्रोथ, देखिए लगभग मान के चलिए 85 टू 90 टाइम्स का, सॉरी 850 टू 900 टाइम्स का ग्रोथ ये कंपनी का है। और आज इसी विषय में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये प्योरली नॉलेजेबल वीडियो है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, न कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन है। बाई और सेल करने के लिए आप डिटेल में ब्रोकर और कंसल्टेंट से सलाह कर सकते हैं। तो आइए, डिटेल जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, ये कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब्स। काफ़ी पुराना कंपनी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। रामा स्टील का हर एस्पेक्ट को छूने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू में जानते हैं इसका हिस्ट्री। इस्टेब्लिश ये हुआ था 1974 में। हरबंस लाल बंसल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और इनका जो एक्सपीरियंस है हरबंस लाल बंसल का, इनका 50 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है स्टील पाइप और ट्यूब का। काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। और इसका जो टीम है, प्रमोटर्स का जो टीम है, वो सब बंसल हैं। तो बंसल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है स्टील पाइप और ट्यूब्स का, जो कि ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो है गाजीपुर, न्यू दिल्ली में। 1981 में पहला प्लांट इन्होंने सेटअप किया था 10,000 टन्स का, जो कि अभी 2,64,000 मेट्रिक टन का हो गया है पर एनम स्टील का। तो ये था थोड़ा बैकग्राउंड सिनॉप्सिस कंपनी का। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि हॉट रोल्ड कोयल, हॉलो सेक्शन, जीआई पाइप, सीआर पाइप, पोल्स, एमएस पोल्स, बीएलए एंड ट्यूब्स, हॉलो सेक्शंस। तो ये सब एक प्रोडक्ट्स के नाम हैं जो ये कंपनी बनाती है। कंपनी को अवार्ड भी मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। दूसरा अवार्ड मिला है ऑल क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेट, जिसमें कि ISO 9001 2015 भी इंक्लूडेड है। ये कंपनी का एक्सपीरियंस कुल मिला के 47 साल का है, 47 ईयर्स का। टोटल एम्प्लॉयज़ इसमें है 300 प्लस कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 400 प्लस प्रोजेक्ट अभी ऑपरेशंस में है। और इंडिया में टोटल 200 जगह से ज़्यादा जगह में ये कार्यरत है। कंपनी का अपना जो मार्केट है, ये कवरेज है। तो अभी तक का सिनॉप्सिस से लग रहा है कंपनी काफ़ी ठीक ठाक एक अपना पोजीशन बनाई हुई है। अभी का इसका प्राइस है दोस्तों 13 रुपया। 13 रुपया में क्लोजिंग दिया है, 13 समथिंग में ये फ्राइडे का क्लोजिंग है। तो काफ़ी छोटा कंपनी है, मतलब कि प्राइस काफ़ी कम है अभी, मगर ग्रोथ पोटेंशियलिटी दिख रहा है कंपनी में। मैंने पहले भी बोला है, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप रिजॉर्च कर सकते हैं, अपने ब्रोकर कंसल्टेंट से सलाह कर सकते हैं। ये बस मेरा ओपिनियन है, मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने जो देखा, वो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना एनालिसिस डिसीजन कर सकते हैं। मुझे मेरे ओपिनियन से मुझे ये कंपनी बेहतर दिखाई दे रहा है। अभी डाटा और एनालिसिस करना बाकी है, देखते हैं। इसके जो क्लाइंट्स है, काफ़ी रेपुटेड क्लाइंट्स है बाजार के। BSEC पहला क्लाइंट, मैं रेपुटेड क्लाइंट बता रहा हूँ, BSES राजधानी पावर लिमिटेड। सेकेंड गुजरात गैस लिमिटेड, ये गुजरात गैस सबको पता ही होगा। नंबर 3 उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन। फोर्थ पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर। फिफ्थ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये थे कुछ मेजर क्लाइंट्स कंपनी के। और भी क्लाइंट्स हैं, मगर मेजर क्लाइंट्स
जो रेपुटेड क्लाइंट्स है बाजार के। तो ये एक कस्टमर बेस भी बना के रखा है, क्लाइंट बेस। आइए जानते हैं अब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। कंपनी का पी रेशियो काफ़ी हाई है, 72.58 है, सेक्टर का 32.80 है। तो कंपनी को इसको कम करना होगा। आने वाले दिन में अर्निंग यदि कंपनी का बढ़ेगा तो पी रेशियो कम हो सकती है, तो अर्निंग में कंपनी को ध्यान देना होगा। पीबी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, 6.39 टाइम्स है। प्राइस 6.39 टाइम्स है, इसका बुक वैल्यू है 2.16 और प्राइस अभी 13 चल रहा है, तो इसका 6 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब से 6 टाइम्स जो है ये प्राइस चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है, इसका 2143 करोड़ का है। छोटा ही कंपनी है अभी, मगर इसका पोटेंशियलिटी ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 20 दिन में जो एवरेज डिलीवरी इसका उठा है वो 64% है। तो लोग जो है जो बाई कर रहे हैं इसको, ये डिलीवरी ले जाना पसंद कर रहे हैं। 64% लोगों ने 64% डिलीवरी उठाई गई है ये कंपनी की। तो ये काफ़ी अच्छा एक विश्वास है कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी बाई करके चल रहे हैं। बीटा वैल्यू 0.74 है, इसका मतलब मार्केट के हिसाब से उतना वोलाटाइल स्टॉक नहीं है। तो मार्केट के हिसाब से वोलाटाइल रहता है तो 1 से ऊपर रहता है वैल्यू। ऑल टाइम रेंज इसका मैंने बताया आपको, 24 पैसे था लो और 17 रुपया 51 पैसे का इसने हाई बनाया है। 52 वीक हाई लो, ये जो ये साल है इसका 52 वीक लो है 9 रुपया 91 पैसे का और हाई है 17 रुपया 51 पैसे का। तो 52 वीक के हिसाब से भी इसमें ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। अब आइए जानते हैं 2 क्वार्टर का, इसका अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी तक सिनेरियो देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है कंपनी। अब आइए जानते हैं सेल्स जो जून क्वार्टर में हुआ है, सितंबर का आना बाकी है रिजल्ट इसका। जून क्वार्टर उसमें भी ध्यान देंगे, उसमें भी हम लोग एनालिसिस करेंगे आने वाले दिन में। तो जून का क्वार्टर में सेल्स हुआ था 2 करोड़ 16 लाख का, मार्च में 2 करोड़ 68 लाख का। तो सेल्स में कमी आई है। ये हो सकता है सेल्स में कमी आने के कारण चाइना का स्लो डाउन था, क्योंकि मेटल कंपनी है, स्टील और मेटल्स सेक्टर में है, तो चाइना का इफेक्ट पड़ सकता है इसमें, इसके वजह से गिरा होगा। अभी चाइना का स्टिमुलस आया है तो अभी इसमें ग्रोथ दिख सकता है। टोटल इनकम है 2 करोड़ 17 लाख का। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है 2-3 दिन से, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। टोटल इनकम है 2 करोड़ 17 लाख का जून में, पहले था 2 करोड़ 68 लाख, जो कि कम हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस ये सेल्स की वजह से कम हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस कम हुआ है, 2 करोड़ 56 लाख था, अभी 2 करोड़ 6 लाख है जून क्वार्टर में। तो ये अच्छा एक संकेत है, खर्च कम होना। नेक्स्ट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि पहले था अर्निंग 12 करोड़ का, अभी 10 करोड़ का, तो ये भी गिरा हुआ है, सेल्स गिरने की वजह से है ये। नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ कम है, पहले 7 करोड़ था, अभी 6 करोड़ है, मगर नेट प्रॉफिट में है कंपनी, लॉस नहीं है। रिजर्व इसका बड़ा है, पहले 1 करोड़ 78 लाख का था, अभी 1 करोड़ 80 लाख हुआ है। 2 करोड़ से रिजर्व एंड सरप्लस बड़ा है कंपनी का, ये अच्छा न्यूज़ है। दूसरा करंट रेशियो मतलब होता है करंट एसेट लिएबिलिटीज़ के तुलना में करंट एसेट्स कितना है। तो करंट रेशियो इसका जो है वो है 1.68। करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटीज़, करंट एसेट्स मतलब होता है ऐसा एसेट्स, ऐसा संपत्ति जो 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और करंट लिएबिलिटीज़ भी 1 साल के अंदर अंदर पे करना रहता है। तो इसका रेशियो में 1 से ज़्यादा 2:1 को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अभी कंपनी का है 1.68, काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहा है कंपनी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज़ होता है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है करंट रेशियो कंपनी का। ये कंपनी का एक स्ट्रेंथ हो सकता है। नेट कैश फ्लो कंपनी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कुल मिला के इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है 4 करोड़ रुपया, तो ये भी अच्छा ही दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, 4.35 था मार्च क्वार्टर में, और जून में है 6.08%। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है, पहले 4 था, अभी जून में 5.54 है, मार्च में 4% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले मार्च में था 1.92% और जून में है 2.79%। रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा हुआ है, 10.66% था मार्च में, अभी ये 8.69% जून में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिरा हुआ है, 18.03% था मार्च में, और अभी जून में है 15.41%। रिटर्न ऑन एसेट्स पहले था 3.83% और अभी है
3.96%। तो रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ा है, एसेट्स का जो यूटिलाइजेशन है उसके हिसाब से रिटर्न अच्छा आया है, मतलब बढ़ा है। करंट रेशियो मैंने बताया पहले 1.35 था, अभी 1.68 थे, थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और करंट रेशियो बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाती है। करंट एसेट्स बढ़ते जाता है तो पैसा फ्रीज हो जाता है, तो कंपनी वो पैसे को रोटेट नहीं कर पाता है। तो लास्ट मार्च के कंपैरिजन में थोड़ा करंट एसेट्स बढ़ा है, ये इन्वेंट्री बढ़ने के कारण से हो सकता है, या तो डेटर बढ़ने के कारण से होता है। जो पैसा उठाना बाकी है वो यदि बढ़ जाता है तो फिर करंट रेशियो भी बढ़ सकता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं दिख रहा है मार्च के मुकाबले, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। क्विक रेशियो 1.31, पहले 0.85 था, ये भी बढ़ा हुआ है। ये करंट रेशियो के हिसाब से चलता है। करंट रेशियो से यदि हम लोग इन्वेंट्री और डेटर्स माइनस कर देते हैं तो क्विक रेशियो आता है। क्विक रेशियो मतलब जल्दी से कैश में जो कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, ये सबको हम लोग क्विक एसेट्स बोलते हैं। क्विक रेशियो में ये आता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका जो डेप्ट इक्विटी, जनरल डेप्ट इक्विटी रेशियो का रेशियो होता है, बेस्ट रेशियो होता है 70:30, मतलब 30 इक्विटी होना चाहिए कैपिटल, और 70 डेप्ट को अच्छा माना जाता है उतना तक, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका 0.43 है, मतलब कंफर्टेबल जोन में है अभी डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से। पहले था 0.77, पहले काफ़ी ज़्यादा था, तो इसने अपना डेप्ट को कम किया है। इस रेशियो के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं मार्च के कंपेरिजन में डेप्ट इसका कम हुआ है जून में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5.14, पहले था 6.24, तो पहले के मुकाबले अभी इसका टर्नओवर कम हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब होता है कंपनी एक साल में कितना बार अपना इन्वेंट्री को सेल्स करती है और घुमाती है। तो पहले 6.24 टाइम्स घुमाती थी, अभी 5.14 टाइम। तो हो सकता है डिमांड कम होने की वजह से ये टर्नओवर रेशियो में कमी आया हो। एसेट टर्नओवर रेशियो इसका कम हुआ है, 2.54 था पहले टाइम्स, अभी 1.46 टाइम्स है। इसका मतलब इसका एसेट यूटिलाइजेशन जो रेशियो है वो कम हुआ है। एसेट का यूटिलाइजेशन ये ऑप्टिमली नहीं कर पा रही है। अब आते हैं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कंपनी कवर कर पा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहले 2.88 टाइम्स था, अभी 3 टाइम्स है। तो इसका जो कंपनी का इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर कर रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो EBIT इसका ज़्यादा है, 3 गुना है, तो ये इंटरेस्ट कवर कर पा रही है। तो दोस्तों ओवरऑल दिखाया जाए तो फाइनेंशियल कुछ छोड़ के, जैसे सेल्स हो गया, ये सारे छोड़ के बाकी कंफर्टेबल ही दिखाई दे रहा है कंपनी का। इतना छोटा कंपनी है मगर रिटर्न सारा जो है अच्छा ही दिखा दे रहा है। अब आते हैं हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन में। कंपनी का कॉर्पोरेट जो बोनस शेयर कंपनी ने दिया था वो दिया था जनवरी 24, 2024 को। उसके बाद 2:1 का, उसके बाद अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और बाकी स्प्लिट राइट शेयर कुछ भी नहीं कंपनी का। बस यही था बोनस शेयर 2:1 का, जो कि जनवरी 24, 2024 का रिकॉर्ड डेट था, जो कि बीत चुका है। अब आते हैं दोस्तों, ये सारा एनालिसिस करने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि छोटा कंपनी है मगर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। आपने देख ही लिया ऑल टाइम जो लो और हाई है काफ़ी डिफरेंस है उसमें। 24 पैसे से एक ही बार 17 रुपया पहुँच गया, 800-900 गुना टाइम ये शेयर बढ़ा है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है कंपनी में, और आने वाले दिन में जैसे प्रोमोटर का एक्सपीरियंस है, सारे चीज़ें हैं, तो कंपनी का ग्रोथ आने में काफ़ी चांसेस लग रहा है। आइए जानते हैं इसका, मैंने कुछ आउटलाइन किया है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, SWOT, जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ कुछ मैंने आउटलाइन किया है। नंबर 1 है एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, मैंने बता दिया, काफ़ी एक्सपीरियंस, और फैमिली जो है, फैमिली ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, फैमिली के लोग ही हैं, बंसल फैमिली के। और इसका जो लिगेसी है वो ओल्ड लिगेसी है, लगभग 47 ईयर्स से पुराना कंपनी है ये। एम्प्लॉयज़ मैन पावर जो एक वेल ट्रेंड है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हैं तो वो लोग इनएक्सपीरियंस्ड अनस्किल्ड मैन पावर को हायर करेंगे नहीं, काफ़ी वेल ट्रेंड कंपनीज के एम्प्लॉयज़ रहे होंगे, तो अनुमान किया जा सकता है कि अच्छा मैन पावर है कंपनी का। पोजीशन कैश फ्लो पॉजिटिव है 4 करोड़ से, जो कि अच्छा न्यूज़ है। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको कंपनी को, तो ये भी स्ट्रेंथ में ही मैंने लिखा है। करंट रेशियो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड में है 1.68, तो मेंटेन करके रखिए। स्टैंडर्ड रेशियो करंट रेशियो क्या है 2:1। वीकनेसेस कुछ मैंने आउटलाइन किया है। वीकनेसेस में है सेल्स ड्रॉप हुआ है मार्च के क्वार्टर के हिसाब से, वो हो सकता है चाइना का कारण से हो सकता है, या अन्य कोई कारण से हो सकता है, जिसको कंपनी को इंप्रूव करना है। अब चाइना का स्टिमुलस आया है तो कम से कम इसमें इंप्रूव दिख सकता है सितंबर क्वार्टर में। एसेट टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब एसेट का यूटिलाइजेशन कंपनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है, इसको ध्यान देना होगा कंपनी को। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस कंपनी का मार्च के कंपैरिजन में कम है, इसको भी ध्यान देना होगा कंपनी को।
करंट रेशियो थोड़ा बढ़ा है मार्च के मुकाबले, तो करंट रेशियो बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है, लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाती है, तो कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है यदि करंट रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो इसके ऊपर भी कंपनी को ध्यान देना होगा। कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो कंपनी के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट बहुत बड़ा है स्टील का और ट्यूब्स का, तो ये मार्केट को कंपनी धीरे धीरे क्वालिटी और अपना प्राइसिंग के हिसाब से कैटर कर सकता है। नंबर 2 में है पोटेंशियल टू एक्सपैंड, मतलब एक्सपैंड कंपनी कर सकती है जितना चाहे, क्योंकि अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए बाकी है, बहुत सारे मार्केट में कवर करना बाकी है, और एक्सपोर्ट में भी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा कवरेज बना सकते हैं। बस कंपनी के लिए एक फंड बैकिंग की ज़रूरी है और वेल मैन पावर की ज़रूरी है, जो कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सके, क्योंकि एक्सपीरियंस का कमी नहीं है कंपनी को। पॉलिटिकल फेवर मिल सकता है क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है, पक्का पॉलिटिकल एक कनेक्शन होगा बैंक प्रमोटर्स का पॉलिटिकल एक लेवल में, तो पॉलिटिकल फेवर हमेशा मुझे लगता है कि मिलेगा कंपनी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चाइना का रिकवरी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कंपनी के लिए, इसको कैटर कंपनी को करना होगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से। थ्रेड्स में आते हैं चैलेंजेस, तो पहले मैंने बताया था पहले वीडियोस में भी, पीएनबी और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के वीडियो में, कि कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड, इसके हिसाब से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जनरेट होते हैं, और बाहर जो पेस्ट है पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, इसके हिसाब से एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये, इसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जनरेट होते हैं। तो थ्रेट्स में कंपनी का जो चैलेंज है कंपनी का हो सकती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऐसे आ सकती हैं जिसके कारण से कंपनी को चैलेंज आ सकती है, उसको कंपनी को कोप करना होगा। पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, तो पॉल्यूशन को ध्यान देना होगा कंपनी को, कार्बन इमिशंस कंट्रोल करना होगा। और अभी जो चल रहा है इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला, ये सारे चीज़ें जो आपका गाजा स्ट्रिप में चल रहा है, मिडल ईस्ट में जो द्वंद्व चल रहा है रसिया यूक्रेन, तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो चल रहे हैं, इससे कंपनी को इफेक्ट पड़ सकता है, कंपनी का मीन्स ग्रोथ में इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये कंपनी का एक चैलेंज हो सकता है आने वाले दिन में, तो इसको भी कंपनी को थोड़ा ध्यान देना होगा कैसे इसको कोप किया जाए और इसमें कैसे सस्टेन हुआ जाए, क्योंकि छोटा कंपनी है, इसके लिए इसको चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है। यदि कुछ दिन कंपनी बंद होता है या कुछ भी होता है तो कंपनी में एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकता है। इसको कोप करने के लिए कंपनी को रिजर्व एंड सरप्लस, कंटिंजेंसीज फंड, प्रोविजनिंग, ये सारे करके रखना पड़ेगा बैड टाइम्स के लिए। तो ये था रामा स्टील का ओवरऑल। अब मैंने पहले भी बताया नॉलेजेबल वीडियो है, बाई सेल करने से पहले अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट को जरूर सलाह करें। मेरे ओपिनियन में कंपनी में काफ़ी पोटेंशियलिटी है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं डालते रहूँ, आपको नॉलेज मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।